मुनि जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। बहुत सुना है आपको और आपके बारे में भी, तो बहुत जिज्ञासा है आपके बारे में बहुत कुछ जानने की। तो शुरू करते हैं आपकी अर्ली लाइफ से। मुझे बताइए कि जब बाल्यकाल से कैसे आप पीआईएल मैन तक पहुँचे? प्रयाग का रहने वाला हूँ, ग्रामीण क्षेत्र का। पिताजी हमारे खेती किया करते थे। गाँव में स्कूल उस ज़माने में ऐसे ही होता था, यूपी बोर्ड के स्कूल कम होते थे, पेड़ के नीचे पढ़ाई ज़्यादा होती थी। तो प्राइमरी तक पढ़ाई वहाँ से किया, फिर बाद में हम लोग घर से थोड़ा दूर एक कस्बा है फूलपुर, वहाँ से पढ़ाई हुई। हमारे क्षेत्र में आईएएस थे, आईपीएस थे, डॉक्टर थे, सेना में थे, सब लोग थे। हमारे क्षेत्र में कोई इंजीनियर नहीं था। अच्छा। इसलिए पिताजी की इच्छा थी कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए। तो बाद में मेरी पढ़ाई प्रयाग से हुई, शहर से। उसके बाद फिर लखनऊ के बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली जॉब मैंने किया कानपुर में। एक स्कूटर बनती थी एलमल वेस्पा में गया। उसके बाद वहाँ से फिर गया हीरो ग्रुप में गुड़गांव। हीरो में जॉब करने के बाद फिर वहाँ से मैंने छोड़ा तो मारुति में गया। तब मारुति गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी, उसका नाम मारुति उद्योग लिमिटेड था। अब इसका नाम मारुति सुजुकी लिमिटेड हो गया। मारुति में जॉब किया। मारुति में जॉब करने के दौरान मुझे जापानियों के साथ बड़ा काम करने का मौका मिला। फिर उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझने के लिए बहुत सारी काम करते थे, बातें भी होती थी। तो मैं बार बार सोचता था कि भारत में लोग जासूसी करते हैं, जापान में क्यों नहीं करते? भारत में लोग कचरा फेंकते हैं सड़क पे, जापान में क्यों नहीं फेंकते? मतलब जो कुछ मैं उनसे सुनता था तो मैं ये सोचता था कि ये समस्या उसके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ क्यों है? ऐसा करते 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 फिर मुझे समझ में आया। फिर मैंने प्रॉब्लम्स की वाइवा एनालिसिस करना शुरू किया। चाहे जो भी प्रॉब्लम मुझे पेपरों में, अखबारों में निकलती थी, एक्सीडेंट होता था, रेप होता था, मर्डर होता था, कभी चोरी की खबर, कोई कभी। भाई अखबार में आपको केवल प्रॉब्लम मिलती है, किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिलता नहीं। जितने टीवी चैनल है वो दिन भर क्या करते हैं? प्रॉब्लम बताते हैं। तो मैं सुबह शाम जो भी फ्रंट पेज की खबर हो या टीवी की मेन हेडलाइन हो, उसकी वाइवा एनालिसिस किया करता था। उसमें 5 बार वाई लगाता था और पर डे डायरी में लिखना शुरू किया। अच्छा। तो मुझे समझ में आया कि भारत की 80% प्रॉब्लम का जो रूट काज है वो हमारा सिस्टम गड़बड़ है। हमारा एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है, हमारा पुलिस सिस्टम गड़बड़ है, हमारा जुडिशल सिस्टम गड़बड़ है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गड़बड़ है, हमारा टैक्स सिस्टम गड़बड़ है, हमारा सिस्टम सारा गड़बड़ है। मुझे कुल मिला के ये बात समझ में आई कि भारत में शासक तो बदल रहे, सांसद विधायक बदल रहे हैं, कलेक्टर कप्तान बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, राष्ट्रपति बदल रहे हैं, जज बदल रहे हैं, सीजीआई सब बदल रहे हैं, सबका शासन एक है मगर लेकिन सिस्टम एक है। तो डॉक्टर बदल रहे लेकिन दवाई नहीं बदल रही। फिर मैंने सोचा कि ये कैसे होगा? तो मुझे समझ में आया कि समाधान इसका या तो संसद में या सुप्रीम कोर्ट में है। अब संसद में जाना हमारे जैसे आदमी के लिए तो मतलब बड़ा मुश्किल है। पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री करना, एंट्री करके वहां अपनी जगह बनाना, जगह बनाने के बाद पता नहीं टिकट मिले कि ना मिले, मिल भी जाए तो जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, ऐसे बहुत सारा सवाल। तो मुझे लगा एक आसान काम यह है कि वकालत कर सकते। तो मैंने वकालत कर लिया। अब वकालत कर लिया तो घर परिवार का बड़ा प्रेशर, नौकरी नहीं छोड़ना है। मैं घर का बड़ा, ठीक है, नौकरी कैसे छोड़े? घर की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि हाँ कह दें भाई ठीक है तुम जो करना है करो, हम सब देख लेंगे। ऐसा हमारे घर में नहीं है। लकीली मेरी पत्नी को अध्यापिका की नौकरी मिल गई। उनकी सैलरी थी 8,500 रुपए। कौन से साल की बात करें, कौन से सन की? 2002 की। अच्छा। उस समय मेरी सैलरी थी 1,00,000 रुपए। मतलब उस समय भारत में जो हाईएस्ट पेड कंपनियां थी, एक उसमें थी अपनी टाटा और एक थी मारुति। 2002 में 1 लाख तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ। तो जैसे ही हमारी पत्नी को हमारी अध्यापिका की नौकरी मिली, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दिया। क्या बात है। छोड़ के मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया। और घर में सब तैयार हो गए इस बात के लिए? नहीं, तैयार तो नहीं हुए। हमारी पत्नी तैयार हो गई। कितनी बड़ी। हमारी पत्नी इसलिए तैयार हो गई, वो देखती थी कि रात भर ये लिखते रहते हैं, ड्यूटी से आते हैं फिर लिखना शुरू करते हैं, तो करते रहते हैं। कई बार रात में नींद नहीं आती है। पत्नी को इतनी बात समझ में आ जाती है कि पति हमारा सो रहा है कि नहीं सो रहा है, तो समझ में आता है उनको मेंटली प्रेशर कितना है, कैसे है। तो वो बोली कि ऐसा है। अच्छा, फिर बाद में क्या हुआ कि बेटा हो गया। मैं 2003 में तो ये लगा चलो बेटा हो गया तो दहेज वहेज की कोई टेंशन नहीं है। थैंक्स टू सिस्टम। उस बीच में हमने एक छोटा सा घर खरीद लिया था 100 गज का, मारुति में रहते रहते।
तो मैंने कहा 100 गज का घर हो गया है, रहने वाले हम ही लोग 4, और 8.5 हजार की नौकरी मिली गई है, तो रोटी कपड़ा चल जाएगा, तो बाकी जो होगा भगवान करेंगे, देखेंगे। लेकिन चलते हैं अपने मन की बात कर, अपने मन का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आए तो लकली सबके यहाँ जाता था मैं मिलने जुलने। हम्म, मैं राम जेठमलानी के कार्यक्रम था, उनसे मिला, हम्म, और मिला और मैंने उनको बताया कि सर नमस्ते, ये अपना परिचय बताया, और मैं आया हूँ। तो पहले मुझे काफ़ी देर देखते रहे, तो बोले तुम घर पे आ जाओ, हम्म, और फिर अपने पीए को बोलो कि घर बुला लो। हम्म, मैं गया और फिर उन्होंने चाय वाय पी, बात किया, तो बोले कि ठीक है तुम हमारे चैम्बर में आ जाओ, हमारा काम करो हमारे साथ। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो शुरुआत हुई वो राम जेठमलानी जी के साथ हुई, जो भारत के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर, जिनसे मीटिंग करने के लिए लोग तरसते थे। हाँ, उनसे ऐसा हुआ कि 5 मिनट की मीटिंग हुई, उन्होंने बोला घर आ जाओ, घर बैठ, हम करीब 1 घंटे बात करते रहे, अच्छा, हाँ, और बोला कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ ज्वाइन कर ले। लेकिन उनके यहाँ फिर वो सारी फाइलें, आतंकवादियों की फाइल, अलगाववादियों की फाइल, ऐसी सी फाइलें उनके यहाँ। तो उनके यहाँ लगभग 2 साल मैंने काम किया। फिर मैंने कहा कि, हमने कहा सर वो मैं ये काम करने नहीं आया था, मैं तो कुछ और करने आया हूँ। हम्म, लेकिन उनसे मैंने कानून और संविधान का इंटरप्रिटेशन सीखा। उनके पास ये खास शैली थी, वो किसी भी लॉ में, कानून में, किसी सेंटेंस में कामा के ऊपर 2 घंटे बहस कर सकते थे, वो डैश के ऊपर 2 घंटे बहस कर सकते थे। फुल स्टॉप लगा है, पैरा चेंज हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, वो इस मामले के मास्टर थे। वो हमने उनसे सीखा, फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन तब तक एक उल्टे दिशा में चल रही थी, हाँ, मैंने जेठमलानी जी से सीख के कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन अपने पक्ष में करना शुरू किया।